हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा जो सिक्योरिटी वाला सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 इन्वेस्टमेंट फिलोसफी एंड स्ट्रेटजी वाला जो चैप्टर है उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2 निकले हैं, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और इसका जो मैंने मटेरियल आपके लिए प्रिपेयर किया है, आई होप आपको वो जस्ट एक बार रीड करने से ही समझ आ जाए, तो मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको मटेरियल कैसा लगा और समझ कितना आया। ठीक है, तो हम ना लोगों का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए 15 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है और 2019 मई 2 बार आ चुका है 15 मार्क्स में। तो चलिए गाइस पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हिल अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, कि कौन से फैक्टर्स को कंसीडर मतलब ध्यान में रखना चाहिए जब आप किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रहे हो। दैट मीन्स आप किसी चीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप लोगों को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये आपके लिए, बट काफ़ी बार हम लोगों ने बुक्स में हमें ये मटीरियल मिला ही नहीं। मेरे पास जो बुक्स मेरे राइटर्स की थी, मैंने जो चेक करा ना उसमें ये नीचे वाला टॉपिक था ही नहीं कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो मैं कह रही हूँ इतना इजी क्वेश्चन है ये जो हमें दिखा नहीं रखा और एग्जाम में भी पूछा जाता है बार बार। देखते हैं पहले मीनिंग। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज़ अ प्लान। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? ये एक प्लान है डिज़ाइन टू हेल्प इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अचीव देयर फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? ये एक प्लान है जो कि डिज़ाइन की गई है हेल्प करने के लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की, ताकि वो अचीव कर सके अपने फाइनेंशियल या जो भी उनके इन्वेस्टमेंट करने के गोल्स हैं उनको वो ईजिली अचीव कर पाए। योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेज। हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी डिपेंड करती है हमारे सर्कमस्टेंसेज कैसे हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हम लोग कितनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट डिपेंड अपॉन आवर मनी। ठीक है, इंक्लूडिंग हमारी एज। अगर हम लोग यंग एज में हैं तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं, बट अगर हम लोग है ही ओल्ड एज में, मैं आपको आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगी, बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है इसकी। तो अगर हम लोग ओल्ड एज में हैं तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग रिस्क लें। ठीक है ना, तो कुछ इंक्लूड इसमें आते हैं हमारी एज, हमारी कैपिटल, हम कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं और हम लोगों की गोल्स क्या हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे पर्सनल सर्कमस्टेंसेस जो कि ये हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं। हम ज़्यादा रिस्की लेने वाले हैं, कम रिस्की लेने वाले हैं, बिल्कुल ही सेफ लेने वाले हैं। दैट इज़ डिपेंड अपॉन आवर सिचुएशन। नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज़ अ स्ट्रेटजी used by financial analytics which comprise of rules, policies, procedures and behaviors which are designed to give instructions to investor to select the portfolio on the basis of his needs। अगेन वही बात बोली गई, ध्यान से रीड कीजिए। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका यूज़ किया जाता है, यूज्ड बाय फाइनेंशियल एनालिस्ट, विच कंप्राइज, जिसमें इसके रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड बिहेवियर बताया जाता है। विच आर, जो क्यों डिज़ाइन की जाती है, विच आर डिज़ाइन टू गिव इंस्ट्रक्शन, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस विच आर डिज़ाइन टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू इन्वेस्टर्स, ताकि वो अपने सूटेबल पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर सके। टू सिलेक्ट द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ हिज नीड्स, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें कि उनको कौन सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर उनको थोड़े समय में ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो उनको उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट हील इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर्स हील इन्वेस्टिंग देयर फंड्स हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव इन देयर माइंड। ऑब्वियसली अगर कोई भी इंसान कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके माइंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही उसने माइंड में एक अजम्पशन लगा ली है कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इतना बेनिफिट चाहिए। ठीक है ना, उसने पहले से ही कुछ उम्मीदें लगा ली हैं, बट बाद में अगर उसको लॉस होता है, ठीक है ना,
तो ये चीज़ हो जाती है। मैनी इन्वेस्टर्स आर रिस्क टेकर, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, बट हील सम आर रिस्क अवर्स, जो कि रिस्क लेना ही नहीं चाहते। तो हम लोगों को ये चीज़ भी देखनी होती है कि उसी चीज़ के ध्यान में रखते हुए वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को प्लान करें। ये नहीं है कि उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजी ले ली है जिसमें रिस्क है, हर टाइम पे रिस्क है, हर मिनट उसको ध्यान में रखना होता है, और वो इतना रिस्क हैंडल करने के लिए है ही नहीं। उधर से उनकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही है कि इनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, उधर से रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूटेबल हो, ले सकते हो तो लो, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल जो मैं आपको बोल रही थी, देखिए जैसे एग्जाम्पल, 25 ईयर्स ओल्ड मैन, ठीक है, 25 ईयर्स का एक बंदा है, हु स्टार्ट ऑफ देयर करियर, उसने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, एंड बिगिन सेविंग फॉर रिटायरमेंट, और अभी से उसने अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना शुरू कर दिया है। मे कंसीडर रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, इसमें वो अब इसमें यहाँ पे क्यों बोला गया है कि इसको हम लोग रिस्कियर इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो अभी 25 ईयर्स ओल्ड है, 25 साल का बच्चा है वो, ठीक है। अगर वो अभी इन्वेस्ट करेगा तो अगर उसको एक बार लॉस हो जाएगा, 2 बार लॉस हो जाएगा, उसको अक्ल आ जाएगी, तो ठीक है, उसके पास अभी टाइम है। दैट्स मीन, मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो लिख रखा है, बिकॉज दे हैव मोर टाइम टू इन्वेस्ट एंड आर मोर टॉलरेट ऑफ रिस्क। ऑब्वियसली है, अभी इस एज में इसको कोई बीमारी नहीं लगी होएगी, ऑब्वियस है, नॉर्मल होएगा, तो ये रिस्क को ईजिली टॉलरेट भी कर सकता है, और इसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम भी है, ठीक है। सो दे कैन ऑल्सो अफोर्ड टू लॉस सम मनी, और ये अफोर्ड भी कर पाएगा अगर इसको कुछ मनी का लॉस होता है इन द इवेंट दैट द मार्केट टेक्स अ डाइव, बिकॉज दे स्टिल हैव टाइम टू अर्न मनी मोर, तब भी इसके पास और टाइम है कि अर्न मनी कर सकता है, और अभी इसकी एज ही क्या है। दिस मीन्स दे कैन इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक स्टॉक्स एंड रियल इस्टेट। इसका मेन मोटिव ये है कि इस एज का बंदा रिस्क टेकर होता है, और वो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि उसको थोड़ी अक्ल आए कि कैसे, थोड़ी यार एक चीज़ में पढ़ेंगे तभी हमको उसके बारे में पता चलेगा कि ये चीज़ से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज अभी उसके पास बहुत टाइम है, वो सेविंग्स करने जा रहा है, तो उसको थोड़ा रिस्क लेना तो बनता है। अगर लॉटरी लगी तो सीधा पूरा रिटायरमेंट उसकी सेव है, आप ध्यान में दो। अगर उसको ये इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट हो गया, तो अगर उसने एक बार रिस्क ले लिया तो उसकी पूरी फ्यूचर सेफ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, अब 45 ईयर्स ओल्ड मैन है, उसी एग्जाम्पल का नेक्स्ट पार्ट है। अब अगर एक 45 ईयर्स का बंदा है, ऑन दी अदर हैंड डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। आजकल तो 60 की उम्र में बंदे लुढ़कने लग जाते हैं, ठीक है ना, लुढ़क ही जाते हैं यार, 60 से ऊपर कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता। 45 ईयर्स ओल्ड एंड अदर हैंड डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू पुट मनी अवे फॉर रिटायरमेंट, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिस्क ले, कहीं पहले और इन्वेस्ट करे, वहाँ से लॉस होने का वेट करे, एंड देन फिर कहीं रिटायरमेंट, उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसके वो वाले गोल्डन ईयर्स जा चुके हैं 25 to 45, ठीक है। तो वुड बी बेटर ऑफ विद द कंजर्वेटिव प्लान, तो उसका एक प्लान, उसको उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, कंजर्वेटिव प्लान के अकॉर्डिंग। दे मे कंसीडर इन्वेस्टिंग इन थिंग्स लाइक बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ विच आर वेरी सेफ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वेरी सेफ, बॉन्ड्स पूरी तरह से सेफ होते हैं, एंड अदर सेफ बेट्स बेट्स ही लगती हैं इन्वेस्टमेंट में, बट सेफली, जिसमें सेफ है, हमें पता है हमारी मनी कहीं नहीं जाएगी उन चीज़ों में, ठीक है। बिकॉज हिज एज इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं इसी में, मीन हील, अगर आप समवन सेविंग फॉर अ वेकेशन, अगर कोई बंदा वेकेशंस के लिए सेव कर रहा है, someone saving for a vacation or home won't have the same strategy, कोई बंदा सेव कर रहा है वेकेशंस के लिए या होम के लिए, उनकी स्ट्रैटेजी सेम नहीं होएगी, won't have the same strategy as someone saving for their retirement, जो रिटायरमेंट वाला पॉइंट पड़ा था ऊपर, इसकी रिटायरमेंट वाले की स्ट्रैटेजी और वेकेशन वाले की स्ट्रैटेजी सेम नहीं होएगी। अगर आप लोगों वेकेशन कोई प्लान कर रहे हो, उसके लिए सेविंग्स कर रहे हो, तो दे मे बी बेटर ऑफ पुटिंग देयर मनी अवे इन अ सेविंग अकाउंट, तो देन यू हैव टू, हम लोगों को हमारी मनी किस में जमा करवानी चाहिए, डिपॉजिट करवानी चाहिए, और सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। और अ CD फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स लाइक दिस, अगर हमारे छोटे गोल्स हैं, जैसे हमें वेकेशंस पे घूमने जाना है, तो ये ऑब्वियस है, साल बाद वेकेशंस आती हैं, छुट्टियाँ आती हैं,
तो हम लोग तब जाएंगे, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम कर सकते हैं। अगर हम लोग कहीं रिटायरमेंट के लिए जैसे मनी सेव करें तो हम लोगों को अपने अपने अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। हम लोगों का इन दोनों का वे अलग होएगा। ये नहीं कि 45 ईयर्स ओल्ड मैन भी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहा है और जो वेकेशन के लिए सेव कर रहा है इसके लिए सेम स्ट्रेटजी यूज़ होएगी। नो, वोंट हैव दी सेम स्ट्रेटजी, याद रखिएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आई होप आप लोग काफ़ी कुछ समझ चुके हो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। अब आगे देखना है कि किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने से पहले। व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हिल अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है जी, किन फैक्टर्स को हम लोग अपने माइंड में रखेंगे। फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड, फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हिल अडॉप्टिंग अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। फॉलोइंग फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग, कि आपका इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो आपको ये कंसीडर करना है अपने आप से। देखिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग। आपको अवेयर होना चाहिए कि आप किस वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका मेन मोटिव क्या है। तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑब्जेक्टिव बाय आस्किंग फॉलोइंग क्वेश्चंस टू योर सेल्फ। आप खुद से क्वेश्चंस पूछो कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि किस पर्पस के लिए हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हाउ मच यू नीड एज अ फाइनल अमाउंट, और आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप लोगों को कितना अमाउंट आना चाहिए। दो क्वेश्चंस है जो अगर आप लोग अपने आप से पूछोगे तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो। ठीक है जी, आगे देखते हैं। दिस फैक्टर विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग हाउ मच अमाउंट यू नीड टू इन्वेस्ट इन विच फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी जब आप लोग खुद से क्वेश्चन करोगे, आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता होएगा तो आपको ये हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ये नहीं है आप लोगों को ज़्यादा 1000 रुपये की नीड है और आप लोग 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो नहीं। आपको अकॉर्डिंगली आपके देखना है कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कितना फाइनल अमाउंट अज्यूम करते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट है लाइफ स्टेज। लाइफ स्टेज में क्या है जी, काफ़ियों को तो नाम से अजम्पशन होगी कि क्या है, बाकी देखते हैं। यू नीड टू नो एट व्हाट लाइफ स्टेज यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, कि आप लोग कितने टाइम के लिए, कितनी लाइफ स्टेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए है या आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। इफ़ आप करना चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में करना है तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होएगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो। आई होप आपको ये चीज़ें पता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म में करेंगे तो हम लोग अपनी मनी को उतनी देर तक वापस नहीं ले सकते अगर हमने लॉन्ग टर्म में करी है। हाँ, हम लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा रिसीव होएगा। ठीक है, बट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में करते हैं उसमें भी हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, बट लॉन्ग टर्म के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो आपको पहले लाइफ स्टेज देखनी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहते हो कितनी लाइफ स्टेज के लिए करने चाहते हो। एट द यंग स्टेज व्हेन यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंसी, आपकी जब यंग स्टेज है, जब आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो, यू कैन टेक मोर रिस्क, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। ठीक है, एंड इन्वेस्ट मोर कर सकते हो। बट एट दी ओल्ड एज योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रिड्यूस, आपकी ओल्ड एज में आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो जब आप लोग यंग स्टेज में हो तब आप लोग रिस्क ले सकते हो ना, यू कैन टेक मोर रिस्क। ठीक है, आगे देखो क्या लिख रखा है। रिमेंबर इन्वेस्टमेंट नीड डिफर एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट नीड पड़ती है डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे कि आपको किसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जैसे हमने अभी यहाँ पे 2 स्टेजेस देखी, एक हम लोगों की यंग स्टेज है, एक हम लोगों की ओल्ड स्टेज है, तो हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। अब हम लोग जब यंग हैं तब हम लोगों को पता है कि हम लोग अगर कमा रहे हैं उसमें से हमें कुछ, हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हमने अपने इनकम में से इतनी मनी इन्वेस्टमेंट वाली साइड अपनी रखनी है और हम लोगों ने उसको नहीं निकालना है, तो हम लोग ये कर सकते हैं बिकॉज वी आर इन यंग स्टेज, हम लोग मैनेज कर पाएंगे। बट एट दी ओल्ड स्टेज हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल में सारे पैसे लग गए, तो वो चीज़ हम लोगों को ये चीज़ देखनी है। यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टिंग व्हेन यू गेट दी बोनस,
तब इन्वेस्टमेंट करनी जब आपको बोनस मिल रहा है, ये डिफरेंट है। मे डिफर फ्रॉम व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। देखिए क्या लिख रखा है, इन्वेस्टमेंट क्या कब करनी, व्हेन यू आर गेट बोनस, अगर आपको इन्वेस्टमेंट में कंपनी से बोनस मिल रहा है तब सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी, ये चीज़ डिफरेंट है फ्रॉम किससे, फ्रॉम व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। और जब आप लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हो कि हमको रिटायरमेंट में इतना फंड चाहिए, तो ऑब्वियस है उसके लिए आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब आप लोग उसके लिए बोनस पे थोड़ा डिपेंड रहोगे, यार बोनस आएगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट पे करेंगे, नो। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, इनको आप लोगों को एक ही लेके नहीं चलना है। आपकी लाइफ स्टेज पे डिपेंड करता है कि आप किस लाइफ स्टेज में हो। नेक्स्ट है रिस्क रिटर्न, कि आपको रिस्क कितना देख सकते हैं। देखिए रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, ठीक है। रिस्क कभी आज मेरे को ज़्यादा हो सकता है, कभी मेरे पार्टनर को ज़्यादा हो सकता है, कभी रिटर्न मुझे ज़्यादा मिल सकती है, मतलब गो हैंड इन हैंड। जैसे पैसे है ना, कभी एक हाथ में टिकते नहीं है, वैसे ही रिस्क एंड रिटर्न का भी है। एक को रिस्क में, एक को लॉस होएगा तो दूसरे को रिटर्न मिलेगा, एक को लॉस होएगा तो दूसरे को रिटर्न। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, ठीक है। यू नीड टू डिसाइड दैट यू आर रेडी टू एक्सेप्ट रिस्क फॉर हाई रिटर्न और नॉट। अगर आप लोग रिस्क को एक्सेप्ट करोगे तो ही या तो आपको हाई रिटर्न होएगी या नहीं होएगी, बट आपको एक बार रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ हासिल होने वाला है। अगर सोचो, हम लोग मोस्टली ना लोग होते हैं जो नेगेटिव पॉइंट देखते हैं कि अगर हमें रिस्क ले लिया और हमें कुछ भी ना मिला तो हमारे पैसे डूब जाएंगे, बट कोई पॉजिटिव साइड नहीं देखता। अगर हमने रिस्क लिया और हम जीत गए, हमें हाई रिटर्न हो गई, तो ये चीज़ होती है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपको ध्यान में रखनी है। आपको डिसाइड करना होता है कि अगर आप रिस्क लेने की एज में हो, आप ले सकते हो, आपके पास कैपेसिटी है, आप हैंडल कर लोगे, तो आपको लेने में कोई हर्ज नहीं है यार, ठीक है ना। पैसे पड़े पड़े तो बढ़ेंगे नहीं, ग्रो करेंगे नहीं, उनको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं लगा के। तो इन्वेस्ट इन इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट हाई रिस्क, एल्स इन्वेस्ट इन दैट प्रोडक्ट। अगर तो आप एक्सेप्ट करते हो कि आपको हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे हाई रिस्क है, देन तो आपको इक्विटी लिंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ पे आपको हाई रिस्क होता है और ऑब्वियसली रिटर्न भी हाई ही होगी, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेटर रिटर्न्स, बट अगर आप लोग ये देख रहे हो कि आपको बेटर रिटर्न्स चाहिए और इन शॉर्ट टाइम, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वही लिख रखा है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेटर रिटर्न्स इन शॉर्ट टाइम, देन यू शुड बी रेडी टू बेयर द रिस्क ऑफ द मार्केट फ्लक्चुएशंस, तो आपको ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है जी। रिस्क रिटर्न के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का टाइम हॉरिजोन। आपको अपना टाइम हॉरिजोन भी चेक करना है। देखिए डिसाइड दैट यू वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म और फॉर लॉन्ग टर्म। आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। तो ऑब्वियस है ना, आप अगर डिसाइड कर लोगे कि आपको किस पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उसी अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट को चूज़ करोगे, अपनी स्ट्रेटजी को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज टाइम हॉरिजोन फॉर इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग टाइम हॉरिजोन फॉर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इफ़ योर टाइम हॉरिजोन इज लॉन्ग टर्म, इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट इन शेयर्स और इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आपका टाइम हॉरिजोन लॉन्ग टर्म है तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप या तो शेयर्स और या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। बट इफ़ योर टाइम हॉरिजोन इज़ अ शॉर्ट टर्म, देन यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट। तो आप लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम और ग्रोथ इन कैपिटल। इनकम और ग्रोथ इन कैपिटल, आप लोग यहाँ इनकम करना चाहते हो या ग्रोथ करना चाहते हो अपनी कैपिटल में, ये आपको पहले डिसाइड करना है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द रेगुलर इनकम। आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या आप लोग उस इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो या अपनी कैपिटल को ग्रोथ करना चाहते हो, और फॉर द ग्रोथ इन कैपिटल, ये आपका डिसीजन है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये रीड कर रहे हैं हम लोग हमारे फैक्टर्स, कि आपको अपनी इनकम जनरेट करनी है जो आप लोगों की रेगुलर है। जैसे मैंने एक बार आपको आई थिंक पहले भी एग्जांपल बता रखी है कि जैसे आप लोगों ने ना एक बार 1 करोड़ रुपीस कलेक्ट कर लिया, 1 करोड़, ठीक है। अगर आप लोग उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो तो आपको मंथली 1 लाख रुपीज़ तो आपको इंटरेस्ट ही आता जाएगा। दैट मीन्स आपकी रेगुलर इनकम होगी ना वो, एक तरह से वो 1 करोड़ साइड में पड़ा है, आपका जो 1 लाख आ रहा है उससे आपका पूरा हाउस चल रहा है। तो
आपको और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी काम करने की, कुछ भी। अगर एक बार आप लोगों ने इतनी मनी कलेक्ट कर ली तो क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट ही 1 लाख रुपीज़ है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको रेगुलर इनकम जनरेट करनी है या अपने कैपिटल को ग्रो करना है। दैट मीन्स अगर आपके पास 1 करोड़ है, आपको उसको इंक्रीज करके 2 करोड़ में करना है, या आपको उसी इनकम जो आपकी जुड़ चुकी है उसी से जस्ट इंटरेस्ट जो आता जा रहा है बैठ के उसको खाना है। ठीक है। इफ़ योर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट रेगुलर इनकम, you should opt for debt based instrument generating regular income like fixed deposit। जैसे मैंने आपको बताया, आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, MIS करवा सकते हो, MIP करवा सकते हो। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ इन कैपिटल, बट इफ़ आप लोग ग्रोथ करना चाहते हो अपनी कैपिटल्स में, यू कैन एक्सप्लोर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी और रियल स्टेट। तो आप लोग अपनी इक्विटी शेयर्स और रियल इस्टेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है हम लोगों का पॉइंट टैक्स मिनिमाइजेशन। टैक्स मिनिमाइजेशन में क्या है? यू शुड कंसीडर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फ्रॉम टैक्स फ्रेंडलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इन्वेस्टमेंट को टैक्स फ्रेंडलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, मतलब टैक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि आपका टैक्स कम से कम आपके ऊपर अप्लाई किया जाए। ठीक है ना। ये नहीं है कि आप लोगों ने इस पर ध्यान ही दिया और बाद में हमने इन्वेस्टमेंट करके कुछ इनकम कर भी ली बट आपको उसके ऊपर टैक्स ही ज़्यादा चार्ज हो गया। क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं कि हम लोगों को जिसके ऊपर टैक्स कम लगता है। गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड सम ऑफ द बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस दे दी हैं जिसमें हमें टैक्स कम लगता है। ठीक है। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ध्यान में रखते हैं इन सभी पॉइंट्स को। इन्वेस्टिंग इन दी ऑप्शन विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर टैक्स बर्डन। अगर आप जो गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शंस दिए हैं इनमें से सिलेक्ट करके किसी में इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपका टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या है? लिक्विडिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लिक्विडिटी एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यू शुड लुक फॉर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी एसेट। आपको किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उस एसेट की लिक्विडिटी चेक कर लेनी चाहिए। लिक्विडिटी मीन्स कि अगर आपको कहीं इमरजेंसी पड़ जाती है, अगर आपको उसको कन्वर्ट करवाना है उस एसेट को, तो क्या आप इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट, क्या वो एसेट लिक्विड है जो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये चीज़ आपको चेक करनी होती है। देखिए, लिक्विडिटी मीन्स द डिग्री टू विच एन इन्वेस्टमेंट कैन बी क्विकली सोल्ड, या तो वो क्विकली सोल्ड हो जाए इन एमरजेंसी पीरियड इन द मार्केट, या एंड कैश, या तो कैश हो जाए। कैन बी ऑब्टेन्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब हमें ज़रूरत हो तो वो ज़रूरत के टाइम पे हमारे अगर काम आए देन हमें उसको चेक करना चाहिए कि वो इसीलिए लिक्विडिटी है या नहीं है उस एसेट में। क्योंकि हमें अगर हमारे टफ टाइम में वो काम नहीं आई तो उसका क्या फ़ायदा। इफ़ यू आर श्योर दैट यू विल बी नीडिंग मनी, ठीक है, अगर आप लोग श्योर हो कि आपको जिस पीरियड आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पीरियड के अंदर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। इफ़ यू आर श्योर दैट यू विल नीडेड मनी इन नियर टर्म, यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन हाईली लिक्विड एसेट। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है तो आपको ऑब्वियस ही है कि आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हाईली लिक्विड हो, जिनमें आप कभी भी अपने एसेट्स को सोल्ड कर पाओ, कभी भी उनको कैश में कन्वर्ट कर पाओ, ताकि आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके वो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का लोन। लोन भी आपको ध्यान में रखना है। दी लोन इज अनदर फैक्टर विच यू शुड लुक फॉर हील मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको लोन मिल सकता है। लुक फॉर हील मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, आपको ध्यान लुक करना है, उसको देख रहा है कि उस इन्वेस्टमेंट पे आपको लोन मिलता है। 2 फैक्टर्स यू नीड टू सी, आपको 2 फैक्टर्स देखने हैं इसमें। फर्स्ट इज वेदर यू विल बी एबल टू गेट द लोन ऑन इन्वेस्टमेंट और नॉट। क्या आप एबल हो, जो आप जिस इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस सिक्योरिटी में, क्या उसमें से आपको लोन मिल सकता है अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। एंड सेकंड फैक्टर इज़ हाउ मच लोन यू एक्चुअली ओ। और सेकंड फैक्टर क्या है कि आपको कितने तक का लोन मिल सकता है इससे। ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं पहले ही एडवांस में, अगर आपको पता होंगे तभी इन्वेस्टमेंट करिएगा। इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन लोन, अगर तो आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है तो इन्वेस्टमेंट एक बेस्ट आइडिया है उसको पे आउट करने का ना।
टेकन लोन, इट इज़ गुड आइडिया टू प्री पे लोन बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये एक आपके लिए गुड आइडिया हो सकता है कि आपको उस लोन को वापस करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, एमरजेंसी फंड। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप एक फंड को नाम दो एमरजेंसी फंड, जिसको आप साइड में एक कलेक्ट करके अपना एक फंड रखो जिसको नाम है एमरजेंसी फंड। उसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए मनी कलेक्ट करो। अगर आपको कोई एमरजेंसी आ भी जाती है तो आप ये एमरजेंसी फंड यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आपको इमरजेंसी आ जाती तो आपने ये फंड यूज़ करना है, इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ रहेगी। ये नहीं है कि आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया आप उसको बीच में ही तोड़वा रहे हो एफडी को, नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी, कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले यू शुड बिल्ड एन एमरजेंसी फंड। आपको एक अपना एमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए ताकि एमरजेंसी के टाइम में ये आपके काम आ सके। दिस इज़ वन ऑफ द वाइटल फैक्टर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। ये एक तरह से आपका एक वाइटल या इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। सेटिंग असाइड एमरजेंसी फंड इज़ वेरी वाइटल। एक साइड में इमरजेंसी फंड को कलेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट विल हेल्प यू नॉट टू टच योर इन्वेस्टमेंट इन केस नीड। ये आपकी हेल्प करेगा कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को टच ना करो अगर आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हेल्प यू नॉट टू टच योर इन्वेस्टमेंट, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ना टच करो। जब भी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप एमरजेंसी फ़ंड को यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव नॉट बिल्ट एन एमरजेंसी फ़ंड, बट अगर आप लोगों ने एमरजेंसी फ़ंड बिल्ट नहीं करा, ठीक है, एंड यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, तो और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर भी दी, फॉर एमरजेंसी फंड मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग इन द प्रोडक्ट विच इज़ हाईली लिक्विड। ध्यान में रखिएगा कि आप लोग लिक्विड एसेट्स या लिक्विड प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करें, बिकॉज आप लोगों ने एमरजेंसी फंड नहीं करा है। तो अगर आपको कोई भी एमरजेंसी आती है तो आप लोगों को अपना जो भी आपके एसेट्स में जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है वो सेल करने पड़ सकते हैं या उनको कैश में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, और वो कब होगा, जब वो हाईली लिक्विड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, देखिए एसेट एलोकेशन। इस पॉइंट में क्या है, एसेट एलोकेशन, लास्ट पॉइंट विच यू शुड कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन योर एसेट एलोकेशन। इसमें क्या है कि इस पॉइंट में मेनली ये बता रहे हैं कि आप लोगों को एक ही एसेट में अपनी सारी मनी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट विच यू शुड कंसीडर, जिसमें आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग करने से पहले, योर एसेट एलोकेशन। एसेट्स को एलोकेट कर लो, ये नहीं है एक ही एसेट में सारी मनी डाल दी, एसेट्स को एलोकेट कर लो। यू शुड मेक इन्वेस्टमेंट इन द डिफरेंट एसेट क्लास, आपको डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन द डिफरेंट एसेट क्लास इज कॉल्ड एज डिवर्सिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवर्सिफिकेशन बोलते हैं। डिवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑलवेज हेल्प इन रिड्यूसिंग रिस्क। ऑब्वियस है ना, अगर आप लोग अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर एक एसेट डूब रहा है तो दैट डज नॉट मीन कि अनदर एसेट भी डूबेगा। हो सकता है इस एसेट में जितना डूबा उतना दूसरे से रिकवर हो जाए, तो आपकी मनी के रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर आप लोग ऐसे एलोकेट करके अपने मनी को इन्वेस्ट करते हो। बट अगर आप लोग एक ही चीज़ में सारा कुछ इन्वेस्ट कर देते हो तो उसमें आपका रिस्क लेवल बहुत हाई होता है। अगर डूबे तो पूरे ही डूबेंगे, नहीं डूबे तो थोड़े भी नहीं डूबेंगे। तो ये चीज़ होती है, रिस्क का लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, अगर सोचो सारे ही डूब गए तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसलिए बोले हमेशा ध्यान रखो कि आपको एसेट्स को एलोकेट करके उनमें इन्वेस्ट करना है, एक ही एसेट में सब कुछ इन्वेस्ट नहीं कर देना है। ठीक है गाइज, आई होप आज की वीडियो का जो हमने क्वेश्चन कवर अप किया है ये आपके एग्ज़ाम में कुछ हेल्प करेगा। हम लोग हमारे चैनल पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं आपके आज से बाद। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, मैंने आपके लिए सभी ढूंढ लिए हैं। तो बस अब आपको एक के बाद एक वीडियो मिलने वाली है। और अगर गाइज आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड अनदर गाइज, आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा कि आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पे
नोट शेयर करने थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।